हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का फिजिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। तो पिछले क्लास में बताया था प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या बताया था। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था बताओ, प्रूफ करके दिया था ना। P इक्वल टू क्या बताया था, 1/3 n बाई v, राइट, m v स्क्वायर, बराबर ना। ये v क्या है, वॉल्यूम है। कैपिटल N क्या है, मॉलिक्यूल्स है। P क्या है, प्रेशर है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। n क्या है, मास ऑफ द गैस। और ये क्या है आपका, वेलोसिटी का मीन, राइट, वेलोसिटी मीन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। तो इसमें से हम लोग को डिराइव करना है अलग अलग टर्म्स अभी। तो देखो भी नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो सेकंड टर्म क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरएमएस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूला से अगर मैं v डैश स्क्वायर निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इधर। तो ये क्या आएगा, 3pv डिवाइड बाय, नीचे में क्या आएगा, n इंटू एम इज इक्वल टू v बार स्क्वायर। ये बराबर है ना। अभी इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या मिलेगा, अभी तक इधर देखो और अरेंज करता हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन पता है अपने को, आइडियल गैस इक्वेशन वो क्या होता है, PV इक्वल टू nRT होता है, बराबर ना। तो देखो यहाँ पे PV के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, nRT लिख सकता हूँ, बराबर ना। तो इसमें nRT डाल दो, क्या मिलेगा फिर यहाँ से, v डैश स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू nRT अपॉन कैपिटल N इंटू एम, बराबर है। यहाँ तक लिखो फिर बताता हूँ। देखो ना, देखो ये मैं क्यों रिप्लेस किया हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ। मोल्स को क्या लिख सकता हूँ, मोल्स का फॉर्मूला बताया था। मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास गिवन अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास इक्वल टू मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम गिवन भी होता है, वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो अपने को इसका यूज करना है। तो मोल्स की जगह पे क्या लिखूंगा, मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करना है, मॉलिक्यूल्स को कैपिटल N से, एवोगाड्रो नंबर को Na से। तो यहाँ पे देखो ये स्मॉल n है ना, उसके जगह पे मैं ये लिख दूंगा। तो क्या मिलेगा बताओ, v डैश बार स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई n m, स्मॉल n की जगह पे क्या है, कैपिटल N अपॉन n इंटू r इंटू t, समझा। अभी ध्यान से देखना। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मैं मोलिकुलर मास को क्या लिख सकता हूँ। अभी देखो ये दोनों को रिप्लेस करो, एक और है ना, मास गिवन बाय मोलिकुलर मास, बराबर है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा m है, m के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से स्मॉल m की जगह पे बताओ, यहाँ पे mg रखो और इसको इधर ले लो। तो ये n इंटू mr डिवाइड बाई n, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो कैंसिल हो जाएगा आधा पार्ट, ठीक है। तो फिर से मैं रिप्लेस करता हूँ। तो v बार स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई n, m के जगह पे क्या लिखना है इस बार, n मोलिकुलर मास डिवाइड बाय Na, और ऑलरेडी यहाँ पे देखो Na है और ऊपर में क्या है, कैपिटल N है, RT। तो देखो ये n से ये n कैंसिल, ये Na से Na कैंसिल, बराबर ना। तो क्या मिला, v डैश स्क्वायर इक्वल टू 3RT अपॉन n mr, यहाँ तक क्लियर है।
एन भी शायद चला जाता है ना, एन 1 लेंगे तो एक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। हाँ ये एन तो चला गया, नहीं ये ऑलरेडी तो चला गया था ना, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये n 1 हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन m, ये याद रखो, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फाइनल इक्वेशन। पॉज करो, देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टॉपिक है ना अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। लिख लो इंटरप्रिटेशन of temperature in kinetic theory, ठीक है। तो अपना इक्वेशन क्या आया था, PV इक्वल टू क्या आया था 1/3 n मोलिक्यूल्स मास गिवन इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये समझा, यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो PV इक्वल टू nRT, अभी देखो ध्यान से, मुझे क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है सबको, 1/2 mv² होता है, बराबर ना। तो देखो इसको काइनेटिक एनर्जी बना दूंगा, ये m है, ये v² है, तो ये इसको 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी होगा। तो 1/3 इंटू n, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, mv², ये समझा ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू 1/2 इज 1, समझा। तो यही मिलेगा ना, और सिंपल है, खाली इसको मुझे काइनेटिक एनर्जी बोलना है इसलिए। तो इसको अरेंज कर लो, तो 2/3 साथ में ले लेता हूँ, ये n हो जाएगा, और इसके जगह पे क्या लिख दूँ, काइनेटिक एनर्जी। तो PV इक्वल टू क्या मिल गया, 2/3 मोलिक्यूल्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये समझा, ओके। तो हम लोग देखो इसको हम लोग E भी लिख सकते हैं, E एवरेज टोटल एनर्जी, E बोलते हैं। तो देखो 1/2, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेगा, 1/2 mv² इज एवरेज ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, बराबर है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गया तुम्हें, बताओ, PV इक्वल टू ना, एक सेकंड पॉज कर लो, ये आपका मैं काइनेटिक एनर्जी दे दिया हूँ। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब सिर्फ अगर मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर रहा है उसको हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, रोटेशनल में वो अपने एक्सिस पे मूव करता है। तो दूसरा पॉइंट देखो, E इक्वल टू क्या हो गया, n डॉट 1/2 mv², ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं रिप्लेस करूँ इसमें ये वाला में, तो क्या मिलेगा बताओ, देखो n दिख रहा है और इसको काइनेटिक एनर्जी बोल दिया, मतलब n इंटू काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ मैं, E लिख सकता हूँ, E। तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, PV इक्वल टू 2/3 E ना, ये समझा क्या। देखो इसके जगह पे क्या लिखना है तुम्हें, देखो n और E की जगह पे इसको हम लोग रिप्लेस कर दिया E से ना, तो देखो 2/3 E, इतना सिंपल तो है, समझा। मतलब ये वाले पार्ट को E लिख दिया हूँ, तो 2/3 बचेगा ना सिर्फ, यहाँ क्लियर है ना। अभी नेक्स्ट देखना फिर से आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, ठीक है। और R को क्या लिखते हैं हम लोग, nR को लिखते हैं मोलिक्यूल्स इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। N क्या है, मोलिक्यूल्स है, यहाँ तक क्लियर ना। तो इसमें रिप्लेस कर देंगे, PV के जगह पे क्या लिख दूं मैं, NKB इंटू T, ठीक है। ये इक्वेशन अगर मैं 4th ले लेता हूँ, इसको 5th ले लेता हूँ,
तो दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है ना, तो लिख लो फ्रॉम फिफ्थ एंड फोर्थ, ये 2/3 इंटू ई इज इक्वल टू एन के बी इंटू टी, ये समझा? तो हो गया फिर, तो यहां से अरेंज कर लो, ई इक्वल टू क्या मिलेगा फिर, ई इज इक्वल टू इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 3/2 एन के बी टी। तो तुम्हारा यही है ना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो है, देखो E इक्वल टू 1/2 mv², इसको मैं क्या बोला हूँ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब कोई भी गैस स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करेगा, जैसे कंटेनर में ये मूव कर रहा है गैस और ये बाउंस बैक आएगा, तो ये तुम्हारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, समझा? तो देखो इसको मैं अभी तुम्हें डिवाइड कर देता हूँ 3 पार्ट्स में, तो इसको ले लो, एनर्जी अपॉन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3/2 kBT ना, ये हो जाएगा kBT। इसको 3 पार्ट्स में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 kBT प्लस 1/2 kBT प्लस 1/2 kBT। ऐसा क्यों लिखा वो मैं बताता हूँ। ये जब मूव करेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन है, ये काइनेटिक एनर्जी इन वाई एक्सिस, ये काइनेटिक एनर्जी इन जेड एक्सिस, समझा? तो ये तीनों को ऐड करने के अपना टोटल काइनेटिक एनर्जी आता है, तो ऐड करोगे तो यही आएगा ना 3/2 kBT, समझा? लिख लो अभी यहाँ तक, फिर आगे बताता हूँ। अभी देखो 3.2 न्यूमेरिकल में फिर से एक्सप्लेन कर दो, ध्यान देना रहो मैं फिर से। तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, गिवन डाटा, तो टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, निकालना क्या है आपको, टू फाइंड करना है आरएमएस। अभी फॉर्मूला बताया था आरएमएस का, क्या बताया था, 3RT/m मोलिकुलर मास ना, ये बताया था। ये फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे। ऑफ हीलियम एटम, तो ये एटम कौन सा है, हीलियम है, He। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, मतलब mr कितना होता है 4u, एटॉमिक मास u, u क्या है, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। kb का वैल्यू दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो डायरेक्ट यूज कर लो, 3RT/m, इतना करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, 3√RT, RT की जगह पे यहाँ पे kBT यूज किया, तो R की जगह पे 1. तो पहले फॉर्मूला मॉडिफाई करके चेक कर देता हूँ तुम लोगों को, ये 3 kBT अपॉन m मोलिकुलर मास ना, तो ये अंदर डाल दो, 3 इंटू kb का वैल्यू पड़ता है 1.38 10⁻23, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 300, तो इधर डाल दो 300 डिवाइड बाय ना मोलिकुलर मास कितना है 4, ये u को कन्वर्ट किया है इसमें मास में, तो 1.66 10⁻27 kg, ये भी दिया हुआ है। सॉल्व करोगे तो VRMS का वैल्यू 3 कितना आता है 1368 मीटर पर सेकेंड। याद क्लियर है ना, चलो लिख लो। फिर हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो अभी पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला बता दिया था ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आया था 1/2 mvx², ये x एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी है, 1/2 mvy², y एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mvz², ये आपका z एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी, समझा ना। तीनों एक्सिस में मूव करेगा ना गैस पार्टिकल, x y z, ठीक है। तो इसको हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन बोलते हैं। ये सिंगल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है, इसके बारे में क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, बराबर है। तो फॉर अ गैस एट टेम्परेचर T एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डिनोटेड बाय Ke। तो दूसरा पॉइंट है, लिख लो, फॉर अ गैस at a temperature T
एवरेज काइनेटिक एनर्जी per molecule denoted as K. ठीक है, but we know that mean energy per molecule is 3/2. थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे इसमें? mean energy per molecule is 3/2 kBT. बराबर है, since there is no direction in XYZ axis. ठीक है, तो अगर मैं तीनों को इक्वल कर दूं, मतलब 3/2 kBT है, तो ये सब आपस में इक्वल ही तो है इन ऑल डायरेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, since there is no preferred डायरेक्शन x और y और z, कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं दिया है, तो सबका काइनेटिक एनर्जी सेम होगा. ठीक है ना, तो सब किसके बराबर होगा? हाफ kBT के बराबर. समझा? अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मिलता है. तो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा जी? 3/2 kBT. ये लिख लो, फिर पढ़ेंगे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है, ये ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है सीईटी पे. नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स मूव कर सकता है अपने पॉइंट पे, उसको बोलते हैं. तो इसमें फर्स्ट क्या है? मॉलिक्यूल्स एज ए होल इज फ्री टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन द 3 डायमेंशनल स्पेस. ठीक है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स है तो एक्स एक्सिस में भी जा सकते हैं, वाई एक्सिस में भी जा सकता है और जेड एक्सिस में भी जा सकता है. तो इसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो ये पॉइंट लिख लो फर्स्ट. द मॉलिक्यूल एज अ होल इज फ्री टू मूव फ्रॉम one point to other in 3-dimensional space. उसको हम लोग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं. इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इन अ प्लेन विच इज 2 डायमेंशन. 3 डायमेंशन मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस. अगर 2D में मूव करेगा तो प्लेन, और एक एक्सिस में मूव करेगा तो लाइन बोलते हैं. बराबर है. तो दूसरा पॉइंट लिखो, अगर 2 डायमेंशन में मूव करेगा तो उसको प्लेन बोलते हैं. इफ इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इन अ प्लेन सरफेस, which is 2-dimensional, then only two coordinates, say x and y, will be sufficient to move. ठीक है, तो उसमें 2 कंपोनेंट्स आएंगे, Vx एंड Vy. बस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा. इफ मॉलिक्यूल्स मूव इन ए स्ट्रॉन्ग लाइन, एक एक्सिस में मूव करेगा तो लाइन होगा ना, तो थर्ड पॉइंट वही है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इफ अ
molecule moves along a straight line, then only x coordinate and only one velocity component. Which is Vx will be sufficient to describe its location. And motion is along straight line. ठीक है, तो मोलिक्यूल इज फ्री टू एग्जीक्यूट 3 to 1 डायमेंशन ट्रांसलेशनल मोशन. ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 भी हो सकता है, प्लेन में रहेगा तो 2 होगा और स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो 1 होगा. समझा ना? यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ. डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का तो ये क्या होगा, तो लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम of a system are defined as total number of coordinates or independent quantities required to describe the position and configuration of system. ठीक है ना? तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है कौन से डायरेक्शन में मूव कर सकता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन बताता है. ठीक है, ऑफ द सिस्टम टोटली. तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिफिनेशन हो गया. अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे. तो अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होता है. अगर सिंगल एटम है जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, तो इसको हम लोग मोनो एटॉमिक गैस बोलते हैं. मोनो एटॉमिक गैस एक एटम से बना है ना. डाई एटॉमिक गैस में क्या आएगा, O2 आएगा, N2 आएगा, H2 आएगा. तो ये होगा आपका डाई एटॉमिक गैस. ट्राई एटॉमिक गैस में क्या होगा, 3 हो गए, जैसे CO2 हो गया, NO2 हो गया, 3 एटम्स हो गए. तो ये ट्राई एटॉमिक गैस हो गया, बराबर ना. तो अभी फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है डाई एटॉमिक गैस के बारे में. डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिख लो. 2 एटम से मिलकर बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं ना. इसमें 2 एटम्स होते हैं. ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस. ये ऐसे रोटेट हो रहा है ऑर्बिट पे 2 एटम्स, बराबर है. तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है. 2 इंडिपेंडेंट एक्सिस जेड एंड वाई ऑफ रोटेशन ऑफ डायमंड एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसके नीचे लिख लेना. यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 इंडिपेंडेंट, ये ग्राफ के बारे में. ठीक है, एक्सिस जेड एंड वाई ऑफ रोटेशन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इसमें क्या आता है, सच एज ऑक्सीजन और लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस. तो ये दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, अभी मोनोएटॉमिक गैस के बारे में तो बता दिया हूँ. हीलियम नियोन एटम आता है उसके अंदर. तो मोनोएटॉमिक
गैस लाइक हीलियम, लाइक हीलियम कंटेन्स He एटम। तो इसमें हीलियम गैस में क्या होता है, He सिंबल है ना एटम का। तो इसमें क्या होता है, 3 डिग्री ऑफ रोटेशन होता है या ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। एंड हीलियम एटम हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको शॉर्ट फॉर्म में DOF लिखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डॉफ। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लेता हूं, इसमें 2 एटम्स है ना, तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, O2 और N2 मॉलिक्यूल with 2 atoms, lying along x-axis, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मॉलिक्यूल्स हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अगर अपने एक्सिस पे मूव करेगा तो और 2 ऐड कर देंगे, रोटेशनल मोशन भी ऐड कर दे इसमें। नेक्स्ट लिखो, इन एडिशन it can rotate around Z axis and Y axis, ठीक है, यहाँ तक लिखो। हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन आर देयरफॉर सेड टू बी 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, the molecules like O2 are therefore said to be possesses 2 additional degree of freedom, namely 2 rotational degree of freedom, ठीक है। नेक्स्ट है, each of these 2 डिग्री contribute to rotational kinetic energy। तो ये रोटेशनल है ना, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो नेक्स्ट लिखो, each of these 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम contribute to rotational kinetic energy। तो इसको हम लोग IZ एंड IY से लिखते हैं। If IZ and IY are moments of inertia about Z and Y एक्सिस, ठीक है ना। तो ये पढ़ाया था विथ एंगुलर वेलोसिटी WZ एंड WY, ठीक है, इसको हम लोग एंगुलर स्पीड बोलते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन Y और Z एक्सिस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इन Z एक्सिस इज 1/2 IZ WZ स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इन Y एक्सिस क्या होगा, 1/2 IY ओमेगा Y स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक लिखो। तो देखो ये 2 और ऐड कर देंगे ना,
डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, तो इसमें 5 हो जाएंगे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो लिख लो 10 फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर अ डायटोमिक molecules total energy due to translational and rotational degree of freedom is, तो इसमें दोनों एनर्जी को ऐड करेंगे तो E इक्वल टू क्या आएगा, ई ट्रांसलेशनल और ई रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा जी, ई इक्वल टू 1/2 m vx² अपॉन 1/2 m vy² प्लस 1/2 m vz²। तो ये तुम्हारा ट्रांसलेशनल होगा। काइनेटिक एनर्जी का क्या वैल्यू बताओ, ये भी लिख दो 1/2 iz ओमेगा जेड का स्क्वायर प्लस 1/2 i y है ना, तो y ओमेगा y²। तो ये देखो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया ना। तो इसको 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। चलो यहाँ तक लिखो, पॉज करो, बस ये दोनों लिखो, उसको रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि अभी हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐड करेंगे, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ऐड हो जाता है। तो ये लिख लो, दिस मोलस ऐड अप टू वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो लिख लो द टर्म ई, इसको हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। वाइब्रेशनल कंसिस्ट ऑफ 2 कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 1 फॉर्म काइनेटिक एनर्जी एंड अदर फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो ई ऑफ वाइब्रेशनल जो हो गया उसमें हम लोग दोनों ऐड कर लेते हैं 1/2 m u² प्लस 1/2 k r²। तो u वेलोसिटी है, r जो है सेपरेशन बिटवीन द एटम्स है, एंड k फोर्स कांस्टेंट है। 2 एटम्स है तो उनके बीच का ये डिस्टेंस है, उसको r बोला है, ठीक है ना। और k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो और डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गया, 7 हो जाएगा ना। फिर हैंगिंग ब्रिज पे जाएंगे तो यहाँ तक लिखो। नेक्स्ट है मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। Cp क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और Cv क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। R क्या है, गैस कांस्टेंट। यहाँ क्लियर ना। तो ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो फर्स्ट देखो डेल्टा Q1 इक्वल टू क्या है, डेल्टा E इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T, ठीक है। डेल्टा E क्या है, इंटरनल एनर्जी ना, ये क्या है, हीट है। और CV क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर ना। तो नेक्स्ट देखो
अगर डेल्टा Q1 ये है तुम्हारा, तो गैस को और हीट करूंगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या ऐड होगा, डेल्टा Q2 हीट, तो ये डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के बराबर है, तो ये आ जाएगा Cp डेल्टा टी। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहा हूँ, समझा ना। Cv मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp मतलब क्या है, यहाँ पे लिख दिया हूँ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, समझा। तो अभी देखो यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा डेल्टा ई को, डेल्टा ई के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, Cv ना, तो डेल्टा Q2 इज इक्वल टू Cv डेल्टा टी प्लस डेल्टा W, बराबर है, और डेल्टा Q किसके बराबर है, Cp डेल्टा टी, तो इसके जगह पे Cp डेल्टा टी लिख देता हूँ, ये Cv डेल्टा टी प्लस dW, तो आ गया ना। ये दोनों को, इसको लेफ्ट में ले लो, तो Cp माइनस Cv इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा W हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वर्क डन प्रूफ। तो हम लोग को ये पता है PV इक्वल टू क्या पता है, nRT गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो एक मोल के लिए क्या आएगा, PdV इज इक्वल टू R डेल्टा टी, तो PdV के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन क्या है, PdV है ना, तो इसके जगह पे R dt डाल दूंगा, R dt, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, Cp माइनस Cv इंटू dt, जो dt कैंसिल, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, देखो प्रूफ कर दिया, यही फॉर्मूला है ना। चलो लिख लो।